स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और आज प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां शुवेंदु सरकार को राज्य की सत्ता संभाले 10 दिन हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नॉनस्टॉप धुआंधार फैसले ले रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। पूर्व बर्धमान में तो बुलडोजर के डर से खुद ही लोग दुकानें तोड़ रहे हैं। शुवेंदु सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर ममता बनर्जी की डिजाइन की गई मूर्ति हटाई जाएगी। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कोलकाता नगर निगम के नोटिस के बाद बढ़ गई हैं। गैंगस्टर सोना पप्पू को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। पांडेश्वर में टीएमसी नेता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार या शुवेंदु की सरकार इस वक्त पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। शुवेंदु सरकार का सबसे बड़ा टारगेट अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल है। डायमंड हार्बर की फलता सीट पर परसों वोटिंग है। आज फलता में सीएम शुवेंदु अधिकारी का रोड शो होने वाला है। फलता से जहांगीर खान टीएमसी का कैंडिडेट है। फलता विधानसभा में चुनावी हिंसा के आरोपों के बाद आयोग ने 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था। अब फलता में 21 मई को दोबारा मतदान होना है। चुनाव कैंपेन के लिए आखिरी 48 घंटे बचे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में बंपर जीत दर्ज की है, तो फलता की लड़ाई शुवेंदु सरकार की पहली परीक्षा मानी जा रही है। सीट पर पिछले 15 साल से टीएमसी का कब्जा है, लेकिन इस बार लड़ाई कांटे की है। फलता में टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान के दफ्तर पर ताला लटका हुआ है। बंगाल विधानसभा चुनाव का फाइनल चैप्टर, फाल्टा का फाइनल चैप्टर, वो विधानसभा जहां चुनाव की धांधली के चलते पूरा चुनाव रद्द कर दिया गया और अब 21 तारीख को चुनाव होना है। उससे पहले आज 19 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस वक्त हम फाल्टा में टीएमसी के कार्यालय पर मौजूद हैं। ऊपर से पोस्टर बैनर हटा दिए गए हैं, लेकिन झंडे अभी लगे हुए हैं। यहां लिखा गया है फाल्टा विधानसभा चुनाव कार्यालय तृणमूल कांग्रेस, लेकिन फिलहाल यहां ताला जड़ा हुआ है। ये वो इलाका है जहां कहा जाता था कि डायमंड हार्बर मॉडल चलता है। विरोधियों ने कहा कि डायमंड हार्बर मॉडल यानी डर और खौफ का मॉडल, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि डायमंड हार्बर मॉडल को क्रैक करने में बीजेपी को 10 जन्म लेने होंगे। लेकिन अब बीजेपी की सरकार बंगाल में बन चुकी है। यहां पर एक बाय इलेक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि अब सरकार बनने के बाद यह चुनाव हो रहा है और सब विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि जहांगीर खान कहां है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यूपी काडर के एक आईएएस आए, तो उन्होंने कहा किसी को नहीं धमकाएंगे। उनको कहा गया कि वो सिंघम है, तो जहांगीर खान ने जवाब दिया कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। लेकिन अभी फिलहाल जहांगीर खान और पुष्पा का दफ्तर बंद है। यहां सन्नाटा बिछ रहा है। सामने अगर आप जाएंगे तो कार्यालय पर कोई हमला ना हो, इसकी वजह से यहां वेस्ट बंगाल पुलिस के जवान तैनात हैं। सामने ये लंबी चौड़ी पार्किंग होती थी जो कभी टीएमसी के काल में हमेशा भरी रहती थी। अंदर आप देखेंगे तो अभी भी आपको पोस्टर बैनर का ढेर दिखाई दे रहा है। एक अभिषेक बनर्जी की तस्वीर यहां पर हम देख पा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की एक फोटो पड़ी हुई है, लेकिन वो पोस्टर बैनर अब सब सिमटकर चुनाव कार्यालय में आ चुके हैं। और जिस वक्त टीएमसी के कार्यालय में यह सन्नाटा पसरा है, उसी वक्त शुवेंदु अधिकारी आज फाइनल डे प्रचार करने के लिए, रोड शो करने के लिए फाल्टा पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी 25 किलोमीटर का रोड शो करेंगे, लेकिन जहां टीएमसी का कार्यालय है वहां सन्नाटा पसरा है। सबकी निगाहें अब की बार फाल्टा पर टिकी हैं कि फाल्टा में किस तरीके से भय मुक्त चुनाव होगा। और यहां सीएम पहले भी एक बार आ चुके हैं और कहा कि 1 लाख से जीतेंगे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डायमंड हार्बर मॉडल का ये फाइनल टेस्ट होगा और क्या ये चुनाव फ्री एंड फेयर हो पाएगा। इस बात को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं।
तो फल्टा में जब वोटिंग हुई थी उस वक्त हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली थी और उसी हिंसा की वजह से चुनाव को रद्द किया गया और 21 मई की तारीख तय की गई। 21 मई को अब फल्टा में वोटिंग होनी है। उससे पहले आज बीजेपी की तरफ से खुद बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी अपनी ताकत आजमाएंगे। तो अभिषेक बैनर्जी की साख भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी ने ही चैलेंजिंग अंदाज में ये कहा था कि डायमंड हार्बर के मॉडल को क्रैक करने में बीजेपी को 10 जन्म लेने होंगे। पवन नारा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। पवन, पहले का बंगाल और आज का बंगाल पूरी तरीके से रोल रिवर्स हो चुके हैं। एक तरफ शुवेंदु अधिकारी हैं जो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, तो टीएमसी के खेमे में इस वक्त शांति देखने को मिल रही है। क्या माहौल है फल्टा में? बिल्कुल, फाल्टा में हम प्राची शुरुआत इस बात से करेंगे कि बीजेपी का झंडा उठाने वाला यहां दिखता नहीं था। अब स्थिति यह है कि शुवेंदु अधिकारी का रोड शो शुरू हो चुका है और इस सड़क के दोनों ओर आपको यहां लोग खड़े इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या माताएं, क्या जवान, सब यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सब यहां कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हिंदी बोली जानी, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हिंदी तो बुझता पारे। तो क्या बदल गया बंगाल में? फाल्टा में चुनाव आसानी से हो पाएगा बिना हिंसा के? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের শুভেন্দু চ্যাটার্জি খুব ভালো কাজ করিতেছে। শুভেন্দু দা খুব ভালো কাজ করছে। ভালো কাজ করছে উনি। ভয় চলা গোবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুন্দর কাজ করছে। पहले क्या होता था? डर था? হ্যাঁ, এই সোনার বাংলা। सोनार बांग्ला। সোনার বাংলা। दीदी, पहले डर होता था, किस तरह का माहौल था? खूब डर होता है। अब डर चला गया। चला गया है। पिछली जय श्री राम, जय श्री राम। पिछली बार फेयर चुनाव हो पाया था? नहीं, क्या स्थिति होती थी यहाँ पे? क्या स्थिति? मारधर होता था। मारधाड़ होता था। हाँ। अब 21 को चुनाव है, डर लग रहा है? नहीं, जय श्री राम। हाँ। तो कह रहे डर नहीं है। यहाँ हम आपको बता दें, दादा क्या बदल गया? हमारा उम्र है 60 प्राय अबाउट, बट हम लोग 13 से हमरा माफिक मर्जी माफिक वोट दे नहीं सका। क्यों नहीं देख सका? सिर्फ जहांगीर खान के लिए। ये हाइबर हमें डायमंड nomination हार्बर करने नहीं दी। डायमंड हार्बर मॉडल क्या होता है? वो सब अभिषेक का माने इंस्ट्रक्शन से सब हम लोगों को सब कुछ करने नहीं देता। हम लोग को जो ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस नहीं करने दिया। अब कर पाएंगे? डर चला गया? क्यों नहीं? ये तो राम राज्य है। और या कह रहे हैं कर पाएंगे। प्राची, डायमंड हार्बर मॉडल को मैंने नहीं बताया, इन्होंने बताया और जय श्री राम के नारों के साथ। देखिए, ये रोड भरा हुआ है। बीजेपी के लिए वोट करने वाले, झंडा उठाने वाले इस डायमंड हार्बर में नहीं मिलते थे। ये वो लोकसभा है जहां से अभिषेक बनर्जी 7 लाख वोटों से लोकसभा का चुनाव। अम्मा, क्या बदल गया? क्या बदल गया? ভালো ভালো বাজারেছে, খুব ভালো, খুব ভালো, খুব ভালো। জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম। क्या बदल गया? শুভেন্দু জামানায় আমরা সব চাই, सब अच्छा है शुभेंदु के। फाल्टा में पहले क्या होता था और आज क्या होता है? महिला के तौर पे आपने क्या बदलाव देखा? এখন সবাই সেফটিতে আছে। হ্যাঁ, भय गया? হ্যাঁ, डर जा चुका है। আমরা শান্তি আছি, শান্তি। डर जा चुका है, ये कह रहे हैं। और ये भीड़ इस बात का तस्दीक है कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो जय श्री राम के उद्घोष के साथ जनता यहाँ पहुंच रही है। जी। शुवेंदु अधिकारी यहाँ से 25 किलोमीटर का रोड शो निकालने वाले हैं। वो यहाँ से रोड शो शुरू कर चुके हैं। 1 किलोमीटर बाद देखिए उनका रोड शो अब आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। प्राची, बैक टू यू। बिल्कुल ठीक पवन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और जो वहां के लोग बता रहे हैं उससे ही समझ में आता है कि डायमंड हार्बर मॉडल है क्या और डायमंड हार्बर मॉडल की अब कैसे हवा निकल चुकी है और लोग बिना डरे अब अपनी बात भी खुलकर कह रहे हैं और फल्टा में मतदान भी करेंगे। शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त शुवेंदु सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और शुवेंदु सरकार ममता बनर्जी के कामों को पूरी तरह से पलटने के लिए कदम उठा रही है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी फुटबॉल थीम वाली मूर्ति को जल्द ही हटाने की तैयारी है। इस मूर्ति को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था। राज्य के नवनियुक्त खेल मंत्री निशित प्रमाणिक ने हाल ही में इसकी आधिकारिक घोषणा की है। स्टेडियम के वीवीआईपी गेट के पास इस मूर्ति और पुराने विश्व बांग्ला लोगों को हटाकर अब वहां राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ स्थापित किया जाएगा। तृणमूल सरकार के समय पे राज्य के लिए अलग सा लोगो था
और ये लोगो फिलहाल बदल दिया जा चुका है और ये लोगो जहां जहां पर लगा हुआ है उस लोगो को भी हटाया जा रहा है। उनमें से एक है युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम और इस स्टेडियम में जैसे कि ये अजीब सा देखने वाला ये मूर्ति, इस मूर्ति के ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार का जो लोगो था वो लोगो लगा हुआ है और ये अजीब सा दिखने वाला ये जो मूर्ति है इसे कॉन्सेप्ट और डिजाइन किया गया था ममता बनर्जी द्वारा और ये युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम के एकदम सामने है और इसी मूर्ति को किसी भी समय गिराया जा सकता है, हटाया जा सकता है इससे। और इस मूर्ति का जो इतिहास है ये है 2017 साल में जब अंडर 17 विश्व कप भारत में हुआ था, तभी काफी सारे मैच इसी युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में हुआ था। तो तब इसको सजाया गया था, पूरे मैदान और मैदान के अलग अलग हिस्सों को सजाया गया था, पूरा स्टेडियम को फिर से रेनोवेशन किया गया था और उसी समय इसी मूर्ति को लगाया गया था जिसे कॉन्सेप्ट और डिजाइन किए थे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। तो अब अजीब सा दिखने वाला ये जो मूर्ति है इस मूर्ति को हटाने के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था ली गई है और किसी भी समय पे ये जो मूर्ति है अजीब सा दिखने वाला इसे हटा दिया जाएगा, ऐसे ही राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर निशीथ प्रामाणिक ने बताया है और ये जो मूर्ति है इसे किसी भी समय इसी जगह से यानी कि युवा भारती क्रीड़ांगन के सामने से हटा दिया जाएगा। अब देखिए इस मूर्ति को हटाया जाएगा, इसे ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था, यानी पुराना पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल का हालात भी बदल रहे हैं, तस्वीर भी बदल रही है और जो काम करने का स्टाइल है सरकार का वो भी बदल रहा है। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार, क्या जानकारी है आपके पास, कब तक इस मूर्ति को हटा लिया जाएगा और ये मूर्ति क्यों हटाई जा रही है, इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है? देखिए अजीब सा देखने वाला ये मूर्ति 2017 साल में जब भारत में अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किया गया था तभी इस मूर्ति को लगाया गया था इस जगह पे, यानी कि युवा भारती स्टेडियम के बाहर वीआईपी गेट के एकदम बाहर ये मूर्ति लगाया गया था जिसे कॉन्सेप्ट और डिजाइन किए थे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। तो अजीब सा दिखने वाला ये जो मूर्ति है इस मूर्ति के ऊपर पिछले सरकार का जो लोगो है विश्व बांग्ला का बॉ लिखा हुआ ये लोगो, इस लोगो को भी अलग अलग जगह से हटा दिया जा रहा है। अभी भी फिलहाल इसी जगह पे ये मूर्ति लगी हुई है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर निशीथ प्रामाणिक ने कहा है कि इसको भी हटा दिया जाएगा क्योंकि ये जो मूर्ति है इस मूर्ति को लेकर तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे थे काफी सालों से, क्योंकि जो भी खेल प्रेमी है, जो भी क्रीड़ा प्रेमी है, वो जब आते थे तो अजीब सा देखने वाला इस मूर्ति को लेकर सोशल मीडिया में काफी समय में ट्रोल भी हो रहा था। तो अब जब नया सरकार बन गया है तो ये अजीब सा दिखने वाला ये जो मूर्ति है इस मूर्ति को हटा दिया जाएगा और साथ में पश्चिम बंगाल सरकार का जो लोगो था इस लोगो को भी हटा दिया जाएगा क्योंकि इसको लेकर पुरानी सरकार की जो छाप है वो नई सरकार पश्चिम बंगाल पर रहने नहीं देगी और इसीलिए जितने भी पुराने काम हैं या पुराने जितने भी काले चिट्ठे हैं वो सब खुलेंगे भी और उस पर एक्शन भी होगा। ओंकारा बने रहेगा हमारे साथ। इसी कड़ी में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ने जा रही हैं। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभिषेक बैनर्जी को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बैनर्जी को साउथ कोलकाता में कालीघाट रोड और हरीश मुखर्जी रोड पर उनके घर को लेकर नोटिस भेजकर ये जानकारी देने को कहा गया है कि बिल्डिंग बनते समय क्या सभी नियमों का पालन किया गया था। कॉर्पोरेशन ने बिल्डिंग में एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन को लेकर भी जानकारी मांगी है और अभिषेक बैनर्जी को अपने घर का बिल्डिंग प्लान जमा करने को कहा है। कालीघाट रोड पर जो घर है वो अभिषेक बैनर्जी की मां लता बैनर्जी के नाम पर है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचार और अवैध संपत्तियों के मामले में टीएमसी से जुड़े 4 लोगों के नाम मंच से लिए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों के पास करोड़ों रुपए की अवैध संपत्तियां और ठिकाने हैं, इसमें अभिषेक बैनर्जी भी हैं। शुवेंदु का दावा है कि उनके पास कुल 24 संपत्तियां हैं जो जांच के दायरे में हैं। छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं हम लोग। बताओ 4 नाम। एक बेले घाटा का राजू नस्कर, 18 प्रॉपर्टी। दूसरा कौसबा का सोना पप्पू, 24 प्रॉपर्टी। तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा, 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है
सूची दिवस अंदर में है। आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। ओंकार, जब मुख्यमंत्री खुद मंच से खड़े होकर 4 लोगों का नाम लेते हैं और उनमें से 4 में से एक अभिषेक बैनर्जी होते हैं तो उनकी मुसीबत बढ़ना तो तय है। अब उनके घर को लेकर जो जानकारी मांगी गई है वो किस सिलसिले में मांगी गई है? क्या कोई शिकायत है जो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ की गई है? देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ जैसे कि शुभेंदु अधिकारी ने कल जब अभिनंदन यात्रा में मौजूद थे तभी उन्होंने कहा कि अभिषेक बंदोपाध्याय के 24 संपत्ति है कुल, और इसी संपत्ति को क्या वो लीगल तरीके से बनाया है, यानी कि इससे पहले जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए 3 दिनों से ये लगातार जांच पड़ताल किया जा रहा था कि अभिषेक बंदोपाध्याय का जो 2 घर है, एक है कालीघाट रोड पे और इसके साथ साथ एक दूसरा है हरीश मुखर्जी रोड के ऊपर। हरीश मुखर्जी रोड के ऊपर जो घर बना हुआ है उनका, वो शांति निकेतन, वो लिप्स एंड बाउंस नाम के कंपनी उनका ओनर दिखाया जा रहा है। तो ये लिप्स एंड बाउंस कंपनी को लेकर भी काफी तमाम सवाल पिछले समय भी उठा था, क्योंकि ये क्या गैर कानूनी की तरीके से इस कंपनी के जरिए क्या नौकरी दिए गए थे, ये सब तमाम सवाल के ऊपर ईडी फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन ये जो घर है, इस घर के जो कागजात है, ये कागजात 7 दिन के अंदर मांगा गया है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, क्या ये कंस्ट्रक्शन लीगल तरीके से किया गया है, क्या एक्स्ट्रा कुछ उसमें बनाया गया है, इसी तरह के तमाम सवाल जो है वो सवाल किया गया है 401 धारा पे। और इसके अलावा लता बनर्जी के नाम पे कालीघाट रोड पर जो घर है उसके खिलाफ भी ऐसे ही तमाम कागजात मांगे गए हैं कि उस घर जब घर बने थे क्या सभी नियमों को पालन करते हुए किया गया था, 24 प्रॉपर्टी 24 संपत्तियां होने का दावा अगर शुभेंदु अधिकारी ने किया है, अभिषेक बैनर्जी के पास है, तो अब एक-एक संपत्ति की कुंडली खोली जाएगी और पता लगाया जाएगा कि कितनी वैध है और कितनी अवैध है। पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल भी चल रहा है। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी सुपर एक्टिव मोड में हैं। बंगाल की टीएमसी सरकार के दौरान जमीन कब्जाने, रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों पर आरोपी गैंगस्टर विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने आज सोना पप्पू को सिटी सेशंस कोर्ट में पेश भी कर दिया है। ईडी ने उसे कल अरेस्ट किया था। सोना पप्पू लंबे समय से फरार चल रहा है। सोना पप्पू पर हत्या की कोशिश और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज थे। सोना पप्पू से ईडी ये पूछताछ कर रही है कि उसके किन किन प्रभावशाली लोगों से संबंध हैं। इस मामले में ईडी पहले ही कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा को गिरफ्तार कर चुकी है। शांतनु सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल कर सोना पप्पू के अवैध कारोबार को संरक्षण दिया और बदले में करोड़ों की काली कमाई की। सोना पप्पू को विधाननगर सब डिवीजन हॉस्पिटल के बाहर देखकर लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। जब उसे मेडिकल के लिए लाया गया था उस वक्त उसे भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा है। तो अब जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी काली कमाई करने वाले लोग हैं, या जितने भी वो लोग जिन्होंने आम जनता को लूटा है पश्चिम बंगाल की, अब उन पर एक्शन होना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में सीबीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई ने यूपी के मुजफ्फरनगर से मेन शूटर राजकुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार आरोपी राजकुमार को आज सीबीआई ट्रांजिट रिमांड लेकर कोलकाता की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सबसे अहम रोल शूटर राजकुमार का ही है। हालांकि हत्या का मोटिव अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इस हत्याकांड में बंगाल पुलिस ने पहले 3 गिरफ्तारी की थी। वो तीनों आरोपी 23 मई तक सीबीआई की कस्टडी में हैं और अब मेन शूटर को पकड़ा गया है, जिससे कड़ियां जोड़ी जा सकती हैं और यह पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार चंद्रनाथ रथ की हत्या क्यों की गई थी, इसके पीछे का मोटिव क्या है। अब देखिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो वहीं मुंबई में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। जगह जगह पीले पंजे की मदद से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास बड़ी संख्या में प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। ये लोग लंबे समय से रेलवे की जमीन पर कब्जा करके अवैध झुग्गी बनाए हुए थे। जब प्रशासन ने इन्हें जगह खाली करने को कहा तो ये कोर्ट चले गए। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम आज सुबह जमीन खाली कराने पहुंची। बुलडोजर एक्शन के दौरान कोई हंगामा या बवाल ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। किसी भी विरोध और गड़बड़ी को रोकने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस को तैनात किया गया।
समीर भी से मुंबई से मेरे सहयोगी और साकेत राय भी मुंबई से मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले समीर आपके पास आ रही हूं, आप जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि कार्रवाई बुलडोजर की कब तक चलेगी और कितना हिस्सा अभी तक ध्वस्त कर दिया गया है। बिल्कुल, हम कार्रवाई आपको दिखाते हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई इस वक्त शुरू है। जितनी लैंड इंक्रोचमेंट जितना था रेलवे का, उस पर से लगभग जो है जो शुरुआत के जो घर हैं उन्हें तोड़ने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। तकरीबन 5 जो जेसीबी और एक बड़ी क्रेन की मदद से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ा जा रहा है। शुरुआत के आगे के घर हैं, जो पहली कतार के घर हम जिसे कह सकते हैं, वो पूरी तरह से तोड़ दिए गए। अब दूसरी कतार के घर तोड़ने का काम शुरू है। लगभग 400 से भी ज़्यादा ये पूरे के स्ट्रक्चर हैं और जिसे तोड़ने के आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दे दिए थे। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे ने अपने आरपीएफ के जवान की तैनाती करने के साथ साथ जो रेलवे और जो मुंबई पुलिस है उनकी तैनाती के साथ ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए पूरे पुख्ता इंतजामात जो हैं मुंबई पुलिस और साथ ही रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स की ओर से किए गए हैं, ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे पूरी कार्रवाई में बाधा पैदा हो। हालांकि कुछ देर पहले एनसीपी के जिशान सिद्दीकी जो एमएलसी हैं, उनके पीए ने आकर इस पूरी कार्रवाई में आपत्ति जताते हुए कहा था कि अब इस पूरी कार्रवाई को रोका जाए। जाहिर बात है, इतनी बड़ी संख्या में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इतने बड़े हिस्से को खाली करवाया जा रहा है, तो लोगों का रोष भी होगा और विपक्ष की इस पर राजनीति भी होगी। साकेत, आपके पीछे काफी भीड़ मैं देख पा रही हूँ, इस वक्त क्या चल रहा है? बुलडोजर कार्रवाई तो चल रही है, आरपीएफ की अपनी तैयारी है, सुरक्षा बलों की तैनाती है, लेकिन विरोध लोगों का भी है। बिल्कुल प्राची, पिछले 9 सालों से इन सभी लोगों को नोटिस दिया गया था ये इंक्रोचमेंट खाली करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई अचानक से की जा रही है। पिछले 9 साल से ये केस लंबित था और उसके बाद जब पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया, उसके बाद यहाँ पर नोटिस बाकायदा चिपकाया गया। चिपकाने के बाद बार बार प्रशासन ने लोगों को ये सूचना दी, ये बताया कि ये इनलीगल जगह है, ये अवैध निर्माण है, इसे तोड़ना हटाना ज़रूरी है क्योंकि ये रेलवे प्रशासन का है। लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं माने। आज भी ये जो भीड़, ये मॉब आपको नज़र आ रही है, ये इसलिए यहाँ जमा हो रही है क्योंकि जितनी बार कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई नेता यहाँ आता है तो उनकी शह में ये लोग यहाँ जमा हो जा रहे हैं। पुलिस की टीम अपना काम कर रही है, 1000 से ज़्यादा यहाँ पर पुलिस के जवान, इसके अलावा रेलवे पुलिस के फोर्सेस भी यहाँ पर लगाई गई हैं। लेकिन वही परेशानी है कि लोकल पॉलिटिशियंस यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए, इस वोट बैंक के इस्तेमाल के लिए यहाँ के लोगों का उपयोग करते हैं। और यही कारण है कि ये लोग, जब भी कोई नेता या पॉलिटिशियन यहाँ आता है तो इस तरीके के मॉब बनाकर, देखिए, एक घेरा बना लेते हैं वो लोग। और यहाँ पर उसके बाद शोर शराबा शुरू होता है, हुड़दंगई शुरू होती है। पुलिस उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। रेलवे की तरफ से भी ये अपील की गई है कि जो लोकल नेता या पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ ना आए, क्योंकि उनके आने की वजह से ये परेशानी। चौतरफा बुलडोजर एक्शन जो है इस पूरे इलाके में चल रहा है। अब ये जो आप लेन देख रहे हैं, इस लेन से ठीक पीछे बांद्रा रेलवे स्टेशन आता है। अब हम जिस रेलवे के फुटओवर ब्रिज पर भी खड़े हैं, इस ब्रिज को सीधा ये रेलवे लाइन कनेक्ट करती है। तो आप अपने आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर सिलेंडर जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कनेक्शन तो ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन अपनी जगह है, यहाँ पर मोबाइल के टावर्स तक लगा दिए गए हैं। तो अपने आप में ये कितना भयावह हो सकता है। साल 2017 में यहाँ पर एक बड़ी आग लगी थी, उसके बाद भी बीएमसी ने ये इंक्रोचमेंट हटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसी प्रकार विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन अब बीएमसी ने ये ठान लिया है कि साकेत, रेलवे की जमीन है, इलीगल तरीके से इस पर कब्जा किया गया है और इलीगल तरीके से यहाँ घर बना लिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो कोर्ट ने कहा है, साकेत, कोर्ट ने तो ये कहा है ना कि जो वाकई में झुग्गीवासी यहाँ पर हैं, जो सही तरीके से उनका घर यहाँ पर बना हुआ था, अगर उनका मकान टूट रहा है, उनका घर टूट रहा है, तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उनको अलग दूसरी जगहों पर झुग्गी दी जाए। इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या ये मैसेज लोगों के अंदर कन्वे नहीं कर पा रहा है प्रशासन? प्राची, प्रशासन की तरफ से पहले ही ये बता दिया गया है कि कुल मिलाकर 100 आइडेंटिफाइड घर हैं जिन्हें यहाँ से ऑलरेडी यहाँ से हटा दिया गया है, उन्हें दूसरी जगह पर विस्थापित कर दिया गया है। लेकिन परेशानी ये है कि इस पूरे प्रकरण में जो लोग यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं वो यहाँ पर हर बार प्रशासन के काम में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आप स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये टीन की दीवारें खड़ी की गई हैं, ये किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा
लीगल चीज़ों को हटाने की कोशिश की गई है। ऐसा भी नहीं है। ये पूरा 8 एकड़ का जो लैंड है ये रेलवे के अंतर्गत आता है और उसी आधार पर धीरे धीरे इंक्रोचमेंट बढ़ता गया। इसे बसाने का काम भी बिल्कुल साकेत, कच्चे पक्का कंस्ट्रक्शन कर लिया गया, यहाँ घर बसा लिए गए, बार बार नोटिस जाता रहा, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं माने और अब जब कार्रवाई हो रही है तो वो विरोध भी कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदुत्व अब हिंदी बेल्ट से बाहर भी फैल रहा है। पहले असम पहुंचा और अब बंगाल पहुंच गया है। बात और है कि योगी मॉडल की बुलडोजर वाली ऑप्टिक्स मुस्लिम तुष्टिकरण के खिलाफ सबसे ज्यादा वायरल हुई, सबसे ज्यादा डिबेट इसी पर हुई, लेकिन सबसे ज्यादा हिट भी आई हुई। मस्जिदों में तेज लाउड स्पीकर यूपी में बंद है, सड़क पर नमाज मना है। बंगाल में भी ये लागू होने वाला है। शुवेंदु के सीएम बनने के बाद अभी एक शुक्रवार ही गुजरा है। योगी के पास लॉ एंड ऑर्डर का 9 साल का तजुर्बा है। बाबा कई शुक्रवार देख चुके हैं, इसलिए बुलडोजर मॉडल योगी का कॉपीराइट बन चुका है। अब यही कॉपीराइट बंगाल के दंगाइयों से फाइट करने जा रहा है। यूपी से बंगाल तक हिंदुत्व का डबल मॉडल तैयार हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। योगी ने यूपी में सड़क पर नमाज कैसे बंद कराई? लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? योगी ने यूपी में लाउड स्पीकर पर कैसे रोक लगाई? सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। यूपी में योगी का सिस्टम कैसे काम करता है? यूपी के अंदर पिछली सरकारों में क्या होता था, उनका प्रोडक्शन क्या था? कट्टा और बम, यही तो बनते थे ना। आज कट्टा बम को हमने बंद करवाया, अब यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ कहते ही नहीं है, बल्कि योगी का सिस्टम उसे करके भी दिखाता है। योगी का यह सिस्टम ही है जिसकी वजह से अब यूपी में कोई अवैध तरीके से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता, तेज लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता, ट्रैफिक को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। योगी जब कहते हैं तो वो किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे, तो ऐसे ही नहीं कहते, बल्कि पिछले 9.25 साल में योगी सरकार ने इसे करके दिखाया है। योगी राज में यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ, कोई सड़क जाम नहीं हुई, और अगर किसी ने बरेली की तरह गड़बड़ी करने की कोशिश की, सरकार से 2-2 हाथ आजमाने का काम किया, तो उससे सरकार अपनी ताकत भी दिखाती है, उसके घर और ऑफिस तक बुलडोजर पहुंचाती है। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। 27 से पहले योगी फुल ऑन एक्शन मोड में हैं। योगी यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को भी टाइट कर रहे हैं और यूपी में विकास का नया मॉडल दे रहे हैं।
और यूपी में विकास और यूपी की नई पहचान में बैरियर बनाने वालों का हिसाब भी हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने पीसीएस परीक्षा में सफल हुए अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर योगी ने कहा कि जो मेहनत करके ईमानदारी से इम्तिहान पास करके अफसर बनेगा वही समाज में बदलाव कर सकता है। 9 साल में उन्होंने सिस्टम को बदला है। अब न परीक्षा में नकल होती है, न रिश्वत चलती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती होती है। इसका असर दिख रहा है। गति को प्रगति की ओर वही ले जा सकता है जो ईमानदारी के साथ जिसका चयन हो और जिसने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वह स्थान प्राप्त किया है। सिफारिश से या पैसा ले दे करके भ्रष्ट तरीके से जो व्यक्ति चयनित हुआ होगा वह प्रगति नहीं, दुर्गति जरूर करा देगा। और यही उत्तर प्रदेश में होता था 2017 के पहले। यूपी में योगी सरकार 80-20 में 80 पर फोकस कर रही है। विरोधियों के लिए 20 पूरा का पूरा छोड़ रही है। विरोधी उसी 20 में उलझ रहे हैं और बीजेपी मैदान मार रही है। बंगाल में भी यही हुआ था, अब उत्तर प्रदेश में भी यही होता दिख रहा है। 17 से सरकार आई, 9 साल हो गए, 9 से पूरी ज्यादा हो गए और 10वीं साल में बोल रहे हैं। प्रदेश में एक दंगा हुआ क्या? हुआ कहीं दंगा? प्रदेश भर में अराजकता की स्थिति, सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद हुआ कि नहीं हुआ? चाहे जहाँ नमाज पढ़ जाती थी, चाहे जहाँ नहीं होती थी, बंद हो गया कि नहीं? अपने अपने धर्म का पालन एक नियम कानून के दायरे में रहकर सबको करना पड़ेगा। कोई लंबतदार नहीं, कोई विशेष नहीं, सबको कानून के दायरे में रहना है। सुबह 4 बजे नींद का टाइम होता था, मस्जिदों से अजान इतनी जोर क्या के पढ़ते थे, नींद बंद हो जाती, बंद हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित सीमा के अंदर, एक साउंड की सीमा के अंदर बजाइए, सभी लोग उसका पालन करें। सभी को अपने धर्म का पालन करने का हक तो है, लेकिन किसी के साथ अन्याय अत्याचार करने का अधिकार किसी को नहीं। बंगाल में सरकार बदल गई है, सिस्टम बदल गया है। अब बंगाल का रिवाज बदल रहा है। जो बंगाल में पिछले 15 साल में नहीं हुआ है वो अब बंगाल में हो रहा है। जो ममता ने 15 साल में नहीं किया, शुभेंदु ने वो काम 10 दिन में कर दिया है। इन 10 दिनों में ही शुभेंदु अधिकारी ने यूपी का योगी मॉडल बंगाल में बड़े कायदे से लागू कर दिया है। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे यूपी में पत्थरबाजों का इलाज योगी की पुलिस ही करती है, वैसा ही इलाज अब बंगाल में हो रहा है। जैसे यूपी में पुलिस दंगाई को कॉलर से पकड़ कर लाती है, ठीक वैसा ही अब बंगाल में हो रहा है। जैसे यूपी में माहौल खराब करने वालों का हिसाब होता है, अब वही फार्मूला बंगाल में लागू हो गया है। ये कोलकाता का पार्क सर्कस 7 पॉइंट्स है। यहां पर भाईजान सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर अड़ गए। मुसलमानों ने बवाल करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस ने दंगाइयों की अच्छे से खबर ली। हम लोग विद इन 6 मंथ, अब देख लेना, कलकत्ता पुलिस सबसे अच्छा पुलिस बन जाएगा। उनको सपोर्ट देना चाहिए। अभी हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो 40 कंपनी पैरामिलिट्री है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तक उनको यहाँ रखना चाहिए। नहीं तो हमारी मैन पावर इतना शॉर्टेज हो जाएगा, ये उपद्रवी को मौका मिल जाएगा। ठीक है, हम सब लोग डिस्कशन कर लिया क्या करना चाहिए। जनता को आश्वस्त कर रहा हूँ, पूरा पुलिस को सरकार का कोऑपरेशन कीजिए। और कोई एग्रीवनेस है, कोई पुलिस के खिलाफ, कोई किसी का खिलाफ कोई शिकायत है, तुरंत आकर ओसीआईसी से मुलाकात कीजिए। ओसीआईसी का खिलाफ कुछ है तो डीसी का साथ मुलाकात कीजिए। डीसी का खिलाफ कुछ है तो लाल बाजार में जाकर कीजिए, नहीं तो मेल में भेज दीजिए। सीपी का खिलाफ कुछ है तो नवान्न में सीओ में भेज दीजिए। सब हम लोग देख लेगा, लेकिन हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में सख्त एक्शन की हिदायत दी थी। वो खुद डीसीपी ऑफिस पहुंच गए, हर एक एक्शन का अपडेट लिया। पार्क सर्कस दंगा केस में पुलिस ने अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियोस के आधार पर दूसरे पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। शुभेंदु मुस्लिम मोहल्ले में भी पहुंचे, दंगा करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी, साफ साफ कहा कि पुलिस पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस किसी पर जुल्म नहीं करेगी, लेकिन दोबारा हिंसा हुई तो उनसे खतरनाक गृह मंत्री फिर और कोई नहीं होगा। আপনারাও কান খুলে শুনে রাখুন, এটা আপনাদের শেষ ঘটনা। এরপরে আর কোনো এই ধরনের অ্যাকশন আমরা করতে দেব না। যদি করেন আমার থেকে খারাপ কোনো পুলিশ মন্ত্রী হবে না। बंगाल में शुभेंदु का योगी मॉडल पूरी तरह से लागू हो रहा है। बंगाल में 10 दिन पहले जो नामुमकिन लग रहा था वो मुमकिन हो रहा है। बंगाल में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक, मस्जिद में तेज लाउड स्पीकर पर रोक, सड़क पर मजहबी नारे पर रोक, खुले में जानवरों की कुर्बानी पर रोक, मुसलमानों के आरक्षण पर रोक, इमाम को मिलने वाले वजीफे पर रोक। हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? आवाज मिल रहा है? मिल रहा है? मिल रहा है? और भी बहुत काम होगा। सरकार का काम इमाम मुअज्जिम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जिम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में जहां बवाल हुआ था, जहां पर पत्थरबाजों ने जमकर पत्थर चलाए थे, अब वहां पर सुरक्षा का जबरदस्त पहरा है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। किसी भी हालात से निपटने के लिए वाटर कैनन की तैनाती की गई है। शुभेंदु सरकार का बुलडोजर चलाना और इसके अलावा कई सारे डिसीजन के खिलाफ रविवार को धरना प्रदर्शन दे रहे थे मुसलमान समुदाय के काफी सारे लोग इसी पार्क सर्कस पे। और पुलिस के द्वारा जो जानकारी हासिल हो पाया है वो है कि सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कि सभी पार्क सर्कस में आए और आते हुए वो विरोध जताए। तो उसी के मुताबिक उस सोशल मीडिया के मैसेज को देखते हुए लगभग 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर आ गए और आने के बाद ये जो रास्ता है पार्क सर्कस से होते हुए सीधा शियालदा की तरफ जाता है, इस रोड को ब्लॉकेट करने की कोशिश आंदोलनकारियों ने किया। और उसके बाद जैसे कि देखा गया पुलिस के तरफ से उन्हें बाधाएं डाला गया कि रोड ब्लॉकेट और ये जो इकट्ठा हुए हैं लोग ये गैर कानूनी है। तो उसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, 3 पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हो गए और उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज करके इस इलाके को खाली कर दिया गया। आज जैसे कि देखा जा रहा है आज भी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है। आरएएफ जैसे कि तैनात है, इसके अलावा सेंट्रल फोर्स, कोलकाता पुलिस के तमाम अधिकारी और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है ताकि और किसी तरह से अशांति ना फैले। शुभेंदु सरकार के इन फैसलों से मुस्लिम समाज में नाराजगी है। 3 दिन पहले जब आसनसोल में पुलिस एक मस्जिद में लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम करवाने गई तो वहां भी हिंसा हुई थी। इसे शुभेंदु अधिकारी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि वो पार्क सर्कस डीसीपी ऑफिस में इसीलिए आए हैं जिससे ये मैसेज हर किसी तक पहुंचे कि सरकार पुलिस के साथ है। जब कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई तो बंगाल में पत्थरबाजी करने वालों को सबक सिखाना बंगाल की पुलिस के लिए बड़ा काम नहीं है। एक बेलेघाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा
90 प्रॉपर्टी ये लोग लूटा है। ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। बंगाल में योगी मॉडल पूरी तरह से लागू हो चुका है। पूरे बंगाल में इस समय फुल स्पीड में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हावड़ा में स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास बनी अवैध दुकानों और फुटपाथ पर हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल गया है। शरद चटर्जी रोड पर एक 5 मंजिला बिल्डिंग के बारे में लोकल लोग शिकायत कर करके थक गए थे, लेकिन पिछले 5 साल में कोई एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन सरकार बदली तो एक हफ्ते के भीतर नगर पालिका ने नोटिस जारी कर दिया और आज भारी पुलिस की तैनाती के बीच इस बिल्डिंग पर बुलडोजर भी चल गया। पुलिस के ऊपर आक्रमण करके, पत्थरबाजी करके, सरकारी प्रॉपर्टी को भांगचूर करके अगर कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी जाति के लोग हो, कोई भी वर्ण के लोग हो, अगर आप लोग सोचते हैं कि ये सरकार डर जाएगा और आइन हम लोग ठीक है आप लोग को आइन नहीं मानना पड़ेगा, ये आप लोग गलत सोच रहे हैं। जो आइन है वो भारत के आइन है, वो सबको मानना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी के एक्शन से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खफा हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के हॉकर, रेडी पटरी वाले और गरीब लोग बीजेपी के राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। बुलडोजर बंगाल का कल्चर नहीं है। शुभेंदु सरकार हर 15 दिन में कैबिनेट बैठक करेगी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने 2 बड़े कमिटमेंट किए थे। पहला, इंस्टीट्यूशन करप्शन, दूसरा महिलाओं के ऊपर अत्याचार। आज कैबिनेट बैठक में दोनों के खिलाफ एक्शन को मंजूरी दे दी गई है।